सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत। चर्चा के संदर्भ में इस समय परिदृश्य देश का काफी खराब है। खराब होने का कारण एक ही है, कोरोना। पिछले 1-1.25 साल से दुनिया और देश दोनों ही इस महामारी से उपजी परेशानी से जूझ रहे हैं। कोरोना के संदर्भ में माहौल इस समय सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला है। भयभीत होने का कारण यह है कि पहली लहर में इस देश ने 1 लाख रोज के आंकड़ों को कभी स्पर्श नहीं किया, लेकिन पिछले 8-10 दिन के भीतर ही जिस रफ्तार से संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं, उसने थर्रा कर रख दिया है सरकार को भी और जनता को भी। हालत यह है कि कल ही कोरोना संक्रमण के पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। ये आंकड़े 2 लाख के तब हैं जब बड़े स्तर पर माना जा रहा है कि वास्तविक संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। और इसके बीच में तमाम सवालों के साथ साथ जुड़ गया एक और सवाल, मजदूर फिर मजबूर। यही हमारी चर्चा का विषय। आज हम मजदूर के संदर्भ में बात करेंगे, उस मजदूर के संदर्भ में जिसने पिछले साल लॉकडाउन के चलते बड़ी विभीषिका का सामना किया। वो दृश्य देश के लोग अभी भी भुला नहीं पाए हैं, जिसमें सैकड़ों किलोमीटर चलते हुए नंगे मजदूरों को नंगे पांव नंगे बदन चलते हुए हमने देखा। कई मजदूर रास्ते में ही दम तोड़ गए। इन खबरों ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। क्या एक बार फिर मजदूरों की जिंदगी उसी भयावह स्थिति की ओर बढ़ती जा रही है? देश में कहीं पर भी घोषित तौर पर लॉकडाउन का आह्वान नहीं है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। बड़े स्तर पर काम धंधे बंद हैं। कई राज्यों में, खासतौर पर गैर भाजपा शासित राज्यों में तो लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल ही किया जा रहा है और इसके तहत अलग अलग स्तर पर शहर बंद हो रहे हैं। और इनके बंद होने का सबसे बुरा प्रभाव जिनकी जिंदगी पर पड़ रहा है वो लोग हैं जिनके हिस्से में रोज कमाने और खाने की जिंदगी नियत है। इस लॉकडाउन के चलते उनके सम्मुख फिर से ये संकट पैदा हो गया है कि वो जिंदा रहने के लिए करें क्या। विभीषिका इस बार विकराल ज्यादा इसलिए है कि पिछली बार फिर भी सरकार ने इन मजदूरों के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया था, उनके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की थी। लेकिन इस बार ऐसी कोई घोषणा अभी तक किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र के स्तर पर नहीं आई। कैसे जिंदगी बचेगी मजदूरों की और कैसे जिएंगे वो, इसी पर आज हम बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ हिस्सा बनेंगे, जिनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन इस गंभीर विषय पर कुछ संजीदा बात करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र देश के महान साहित्यकारों में शुमार पंडित विद्यानिवास मिश्र का दिया। उन्होंने कहा था कि इस जिंदगी को एकदम उतार कर फेंक दें, इसका साहस नहीं। और नई जिंदगी बुन सकें इसके लिए न संकल्प है न यत्न, केवल शब्द हैं। रो लें या हंस लें या कहकर चुप हो जाए। बेबसी को व्यक्त करते हुए विद्यानिवास मिश्र ने जो कुछ हमें दिया था, क्या आज हम वहीं पर नहीं खड़े? क्या कर रहे हैं हम उन लोगों के संदर्भ में जो इस देश की सबसे मजबूत नींव के पत्थर हैं, जिनकी बदौलत बड़ी बड़ी इमारतें हमें दिखाई देती हैं, जिनके खेत में काम करने के चलते हमारे पेट में अन्न आता है। आज उनकी जिंदगी किस मुफलिसी के दौर से गुजरने के लिए एक बार फिर मजबूर हो गई है, उसी पर आज हम बात करेंगे। इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे और कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय सचिव के तौर पर मौजूद विकास उपाध्याय जी हमारे साथ चर्चा के लिए खासतौर पर जुड़े हुए। हमारे साथ में प्रमोद ऊंटवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ डॉक्टर विनीत पुनिया जी हैं, एक बार फिर, जो मीडिया सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ एस सी त्रिपाठी साहब हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे, केंद्रीय सचिव रहे, वो हमारे साथ है। और साथ साथ मजदूरों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अमरजीत कौर जी हमारे साथ हैं, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पदाधिकारी हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमरजीत जी आपसे ही करना चाहता हूं। इसलिए करना चाहता हूं कि आप उस वर्ग से सीधे जुड़ी हुई हैं जिसकी जिंदगी में आई आपदा को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। क्या महसूस कर रही हैं? जो नई परिस्थितियां बनी हैं उसमें मजदूरों की जिंदगी में क्या कुछ इस समय गुजर रहा है, और सरकार के स्तर पर, चाहे राज्य की हो या देश की, क्या कोई ठोस प्रयत्न उनकी जिंदगी के कष्ट को दूर करने के लिए होता हुआ आपको महसूस हो रहा है? आपसे सीधा सवाल। वो दृश्य वाकई हम लोगों के जहन से जाते नहीं है, आंखों से जाते नहीं है।
तब भी नौकरियां चली गई थी, रहने की जगह नहीं थी, खाने के लाले पड़ गए थे और लॉकडाउन वेजेस मिलना बंद हो गई थी। और मजदूरों ने एक किस्म का डिफाई किया था। मजदूरों ने ये समझ लिया था कि सरकार ने हमें हमारी हालत पे छोड़ दिया था और इसलिए वो निकल पड़े थे सड़कों के ऊपर। उन्होंने अपनी जिंदगियों का रिस्क भी लिया। ये सब कुछ तो हमने देखा। आज मैं समझती हूँ कि मजदूरों को मालूम है कि तब भी सरकार ने उनको बेसहारा छोड़ दिया था और आज और भी भयावह परिस्थिति है कि तब तो उनको लग रहा था शायद हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन आज तो स्पष्ट दिख रहा है कि कोई भी सरकार जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों चाहे वो राज्य की सरकारें हों। कुछ को छोड़ करके कोई कोई जो बीच में आवाजें आती हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दिक्कत एक बहुत बड़ी ये है कि जो हमारी माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उसमें से ऑलमोस्ट जी 1/3 तो मर गया पहले लॉकडाउन में मर गया। और 1/3 जी जो था वो अभी शुरू नहीं हो पाया था और 1/3 जो शुरू हुआ वो फुल कैपेसिटी पे चला नहीं था। तो अभी भी हमारा जी बहुत सा मजदूर जो आया काम पे लौटा भी था, उनमें से बहुत सारों को काम नहीं मिला और वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से, सेल्फ एम्प्लॉयड तरीके से, किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी को चलाने के लिए उन्होंने कवायद की। पर अब जो संकट सामने आ रहा है इसके लिए वो ज्यादा भयभीत है, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने तो 4 घंटे का नोटिस दे करके लॉकडाउन घोषित कर दिया था। तो समाज का हर हिस्सा पीड़ित हुआ था, लेकिन वर्कर सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ था। उसकी व्यथा तो बयान नहीं की जा सकती है। अब जो स्थिति हमें दिख रही है, इस स्थिति के अंदर वो बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये लग रहा है कि हमें गांव को वापस चले जाना चाहिए। ये इसलिए सोच रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग अपने अपने गांवों में गए थे तो वहां कम से कम जिंदा रहने के उन्होंने कुछ साधन ढूंढे थे और उसी वजह से हम बहुत सारे काम के स्थानों के ऊपर से हम लोगों के पास खबरें आ रही हैं हमारी ट्रेड यूनियन से कि लोग अब वापसी की तरफ फिर से मुड़ने लगे हैं। यानी वो लौटे थे काम के लिए, लेकिन बहुत सारे जाना चाहते हैं। सब लोग लौटे नहीं थे, बहुत सारे जो लौटे थे वो वापस चले गए थे, काम नहीं मिला था। और कुछ लोग अपनी खेती बाड़ी के काम में बीच में से निकल करके गए थे, अब वो डर के मारे आना नहीं चाहते। तो स्थिति काफी आने वाले दिनों में और भयावह होने वाली है। हमारे मजदूरों को कोई यकीन नहीं है कि सरकारें उनके लिए कुछ देखेंगी, करेंगी। मैं नहीं मानती कि सरकारों ने कुछ किया था। लॉकडाउन वेज तक तो जो उन्होंने गारंटी की थी, जो उन्होंने कहा था जी रिट्रेंचमेंट नहीं होगी, उसको भी तो सरकार ने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने ही ऑर्डर्स को वापस ले लिया था, अपनी एडवाइजरी से पीछे हट गए थे। वो तो आज तक नहीं मिली। हम लोगों की डिमांड है, हम लोगों की ये भी डिमांड थी कि लगभग 40 करोड़ के करीब परिवार है जिनको आप 7,500 रुपया पर फैमिली दे दीजिए। ये वो परिवार जी हैं जो खुद सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वो फूड सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी है एपीएल बीपीएल कैटेगराइजेशन के अंदर। तो ऐसे 40 करोड़ लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर परिवार जितने भी पढ़ते हो, 40 करोड़ फैमिलीज, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी, उस ढंग से मैं ये देखना चाहूंगी। तो उसी हिसाब से हमने ये कहा था कि सरकार एफसीआई के गोदाम खोल दे, एपीएल बीपीएल की कैटेगराइजेशन छोड़ दे और सबको फ्री राशन दे। सरकार ने तब नहीं किया था, तो अब तो सरकार बिल्कुल ही नहीं करने वाली है, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहती है। और राज्य आगे डीएम पे छोड़ देंगे, डीएम आगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ देंगे और जो आम नागरिक है वो अपने आप को देखे। तो मजदूर को पहले भी अपने आप को खुद देखना पड़ा था, अब भी अपने आप को खुद देखना पड़ेगा। मजदूर अमरजीत जी इस राय पे है कि मजदूरों की जिंदगी में कष्ट बहुत ज्यादा है। उनकी शिकायत है कि पहले भी सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई थी और अब भी सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। लेकिन पिछली बार के संदर्भ में सरकार का दावा था कि उन्होंने बहुत कुछ किया। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था लॉकडाउन के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई और वो व्यवस्था भी कोई केवल अप्रैल मई तक नहीं बल्कि नवंबर में जो छठ का पर्व होता है तब तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी। ये सरकार का दावा था, लेकिन इसे ना काफी मांगते हैं। तमाम मजदूर संगठन इस बात की मांग करते आ रहे थे कि नगद पैसे दिए जाए, अलग अलग स्तर पर इसकी मांग की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी भी ये मांग करती आ रही है कि लोगों को नगद पैसा दिया जाए। अभी भी सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा है कि जिसके अंतर्गत ये मांग की है कि 6,000 रुपए प्रति परिवार
दिया जाए। विनीत पुनिया जी मेरे साथ में हैं। विनीत जी, मांग कर लेना बड़ा आसान है, पर उस मांग को पूरा करना अगर इतना ही सरल है तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसने मजदूरों के संदर्भ में नजीर पेश क्यों नहीं की, अपने स्तर पर व्यवस्था करके ये राशि उपलब्ध करा के। अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूरों को लेकर इतनी ही चिंतित है, इतनी ही संवेदनशील हैं, इतनी ही उनकी संवेदना उनकी पीड़ा से जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है या कांग्रेस की मदद से जिन राज्यों में सरकार है वहां पर ऐसी मदद की पहल करके क्यों नहीं दिखाते, ताकि भाजपा शासित राज्य मजबूर हों और अनुसरण करके मजदूरों की जिंदगी में कुछ राहत के छींटे तो आए। नमस्कार। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, आपकी बात पर आने से पहले दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। नंबर एक, कि ये जो कोरोना की लड़ाई है ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और हम इस लड़ाई में पूरी जिम्मेदारी के साथ देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो भी सुझाव दिए वो सिर्फ मांग के लिए नहीं दिए, वो सुझाव इसलिए दिए गए हैं ताकि लोगों को राहत मिले, देश को ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसमें हमें सहूलियत मिले। और मैं बड़ा खेद के साथ कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी सुझाव दिए उन पर भारत सरकार ने जिस तरह से काम करना चाहिए था उस पर नहीं किया। लगातार हमने बार बार देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, सोनिया जी ने या राहुल जी ने या कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो जो सुझाव दिए उनको उस समय बिल्कुल नकार दिया गया। उनको ऐसा फील करवाया गया कि जैसे ये सुझाव तो सिर्फ मांग के लिए मांगी जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को बाद में इसी सरकार ने किया। पहले ये मजाक उड़ाते हैं, बाद में उन्हीं सुझावों को चुपचाप लागू कर लेते हैं। हाँ, जो सबसे जरूरी सुझाव थे उनको आज तक भी लागू नहीं किया। देखिए, लोग जो मजदूरों की बात हम कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि उनको राहत दीजिए, मजदूरों ने तो नहीं कहा था कि लॉकडाउन कीजिए, उनके ऊपर तो लॉकडाउन थोपा गया। हालात ऐसे बने, सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा, वो सारी सरकारों ने किया, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। तो अगर उनकी मर्जी के खिलाफ एक लॉकडाउन हुआ तो हमें उनकी व्यवस्था देना हमारा फर्ज है, सरकार का फर्ज है। सरकार का फर्ज है कि उनको देखे कि वो उस मुश्किल समय में वो कैसे अपना जीवन जी पाए और कैसे वो आगे चल पाए, कैसे वो उम्मीद भी रख पाए कि आगे सब ठीक होगा। मैं कहूंगा बहुत खेद के साथ कि इस सरकार ने ऐसी गलतियां बार बार की हैं जिसके कारण मजदूरों को पैदल चलकर जाना पड़ा। अगर सरकार पहले दिन ही बोल देती मजदूरों को कि यस हम आपको राहत देंगे, हम आपको कोई एड देंगे, तो शायद वो उतना दूर चल के, पैदल चल के ना जाते और वो जो कोरोना जो फैला वो उतना नहीं फैलता। जो बात आप कर रहे हो कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती, कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं करती, तो उसमें तो मेरा बड़ा स्पष्ट जवाब है। ये पूरा का पूरा कोरोना का मामले पे भारत सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। चाहे पीएम केयर्स की बात हो, आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एमएनआरएफ जो था, पहले से रिलीफ फंड जो था उसको साइड कर करके, दरकिनार करके इस सरकार ने एक सीधा एक अलग डेडिकेटेड पीएम केयर्स फंड बनाया और जिसपे कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, जो आरटीआई लागू नहीं होता, जो सीएजी पे लागू नहीं होता, वो पूरी तरह से सब कुछ सरकार ने अपने। और आज तक मैं आपसे पूछना चाहूंगा बड़ा खेद के साथ, हो सकता है आप मुझे मेरा ज्ञानवर्धन कर दें या पैनलिस्ट जो बैठे हैं बीजेपी के वो भी बता दें कि प्राइम मिनिस्टर इसमें ट्रस्टी हैं। 3 लोग हमें पता है कि गृह मंत्री, हमें पता है कि वित्त मंत्री, हमें पता है रक्षा मंत्री, वो इसके सदस्य हैं। लेकिन बाकी 3 सदस्य जो नॉमिनेट होने थे वो कौन लोग हैं, वो कौन ट्रस्टी हैं, क्या आप बता पाएंगे? मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन मुझे इस इशू पे कोई तू मैं नहीं करना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बेसिकली ये सरकार की लड़ाई है। सारा कंट्रोल केंद्र सरकार ने अपने हाथों में किया है, राज्य सरकार को सारे। मैं आपको माफी के साथ में रोकना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना के संदर्भ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी असफलता है और जो कुछ भी सफलता है, पूरी केवल केंद्र के हवाले है। जिन राज्यों में कांग्रेस की या विपक्ष की सरकारें हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं, आप ये मानने के लिए तैयार हैं? उनसे कोई सवाल नहीं और उनकी कोई उपलब्धि नहीं, इस रूप में माने? मेरा बहुत स्पष्ट सवाल था विनीत जी, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर आप इस कार्यक्रम में हैं, क्या ये एक अवसर नहीं था
देश के सम्मुख मिसाल साबित करने का कांग्रेस के सहयोग से या कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारों के द्वारा वो इस देश की नींव मजदूर की जिंदगी में राहत के कुछ छींटे देते। जिस राहत की मांग सोनिया गांधी जी देश के प्रधानमंत्री से कहती हैं, वैसा निर्देश उन्होंने अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं दिया कि आप अपने स्तर पर यह सहूलियत उपलब्ध कराएं? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आपने ऐसी कोशिश की होती तो बाकी राज्यों की सरकार के संदर्भ में और प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की सरकार को बाध्य होना पड़ता है ऐसा कुछ जरूरी कदम उठाने के संदर्भ में? चूक गए आप। हमारी सरकारों ने बार बार सहायता की है, हमारी सरकारों ने सहूलियत जो भी हम दे सकते थे, हमारे पास सीमित वित्तीय ताकत थी, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने बार बार ऐसा किया है, बार बार सहायता दी है। और आप ये इस बात को भी मैं कोई बहानेबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन आप तो याद दिलाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने तो मजदूरों के साथ आके खड़ी हुई और कांग्रेस पार्टी ने अब पार्टी की तरफ से बसें मुहैया करवाई, रेल की टिकट मुहैया करवाई, और ये योगी जी की सरकार ने तो हमारी बसों को अंदर घुसने नहीं दिया, उनको जाने नहीं दिया। आप विनीत जी, जो सवाल आपसे था उसके संदर्भ में कोई संतोषजनक बात आप नहीं कह पा रहे हैं। आपसे बात कुछ 100 करोड़ के संदर्भ में हो रही है तो आप कुछ लाख की मदद के आधार पर चाहते हैं कि दुनिया आपको दानवीर माने, संभव नहीं। लेकिन मेरे पास में त्रिपाठी साहब हैं, भारत सरकार में सचिव के तौर पर अनुभव प्राप्त है, प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं त्रिपाठी साहब कुछ प्रशासनिक बातें आपसे करना चाहता हूं, सियासी बात नहीं करना चाहता। मेरा आपसे सवाल यह कि पिछली बार सरकार ने एक फैसला लिया था लॉकडाउन के संदर्भ में, तो सरकार को नैतिक जिम्मेदारी महसूस हुई थी कि हमने काम धंधे बंद करा दिए पूरे देश में, पूरे देश को बंद कर दिया है, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी है। इस समय सरकार ने अपने तरीके को बदल लिया और सरकार ने तरीका यह अपनाया कि कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं, देश के स्तर पर फैसले नहीं, पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा देश बंद होता जा रहा है, आर्थिक गतिविधियां ठहरती जा रही हैं, मजदूर की जिंदगी में फिर से अंधेरा, उजाला आया नहीं था, फिर से घना अंधेरा छा रहा है। और ऐसे में सरकार के स्तर पर कोई पहल दिखाई नहीं दे रही। आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, थोड़ा इस उलझन के संदर्भ में दृष्टि डालेंगे कि सरकार किस नजरिए के साथ जा रही है और मजदूरों की जिंदगी में राहत कैसे मिल पाएगी? जी हाँ, सबसे पहले तो आपने विद्या निवास मिश्र जी को बता दिया, उनसे पारिवारिक, वो बहुत बड़े संस्कृत और विद्वान, उनके छोटे भाई हमारे क्लास फेलो थे और हम दोनों ही गोरखपुर जिले से आते हैं। पुराना गोरखपुर जिला जिसके अब 4 जिले हो गए हैं, 150-200 साल से प्रवासी मजदूर सारे विश्व में भेजता रहा है। हो सकता है कि सबसे ज्यादा प्रवासी गोरखपुर के ही रहे हैं और उससे संबद्ध जो जिले हैं उन्हीं के रहे हैं। तो ये जो समस्या है, ये गरीब प्रदेशों के सबसे गरीब लोगों की समस्या जी है। जी, त्रिपाठी साहब से हमारा संपर्क टूट रहा है। मैं फिर से त्रिपाठी साहब के पास जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे साथ प्रमोद उटवाल जी हैं। उटवाल जी, कटघरे में भारतीय जनता पार्टी और देश में भाजपा की सरकार है। मजदूरों की बदहाली को लेकर पहले भी आप निशाने पर थे, दावे कितने भी किए गए हों, लेकिन आप भी मानेंगे कि हम मजदूर परेशान हुए थे, हैरान हुए थे, हलाकान हुए थे। एक बार फिर मजदूरों की जिंदगी में एक परेशानी और केवल परेशानी आ रही है। पिछली बार सरकार फिर भी कुछ करती दिख रही थी, इस बार तो मौन है। क्या माने? क्या केंद्र सरकार ने मान लिया है कि मजदूर उसके लिए मायने नहीं रखते हैं? ना किसान आंदोलन की हमको परवाह है, ना ही अब मजदूर की भी हमें कोई परवाह है। जानने में दिलचस्पी है उटवाल साहब, थोड़ा रोशनी डालिए ना, मजदूर किस उम्मीद से आपकी ओर देखें? देश में सबसे बड़ा राज्य प्रदेश में यूपी, इसमें 22 करोड़ की जनता का राज्य है, जिसमें कोरोना इतने संकुचित इलाके हैं। जो श्रम विभाग के निर्माण कर्मी है, पंजीकृत है, उनके खातों में सरकार द्वारा 1000 रुपए सरकार ने दिए हैं और भिजवाए खातों में। ये 20 करोड़ 37 लाख रुपए का निर्माण श्रमिक के खातों में पंजीकृत कर है, जिनके 1000 रुपए सरकार ने घेरे हैं खातों में कोरोना के महामारी टाइम, कोरोना के समय। और ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश में राशन कार्डों की लगभग
3,59 लाख है, जिसमें सरकार ने 9 महीने तक सबको राशन फ्री मुफ्त दिया है। ये सरकार ने कोरोना के समय दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मनरेगा के तहत 150 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कालखंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। हमारी सरकार ने कोरोना से लोगों को सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार किया है। मैं ऊंटवाल साहब माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। आपने पहले क्या कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश, ये प्रदेश, इस देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत आभारी है। दोनों हाथ जोड़ के आपके सदन साहब, आपने बड़ी मदद की। मेरा सवाल वर्तमान संदर्भ में है, सरकार लगातार काम बंद कराती जा रही है, देश बंदी की ओर चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू के नाम पर आर्थिक गतिविधियां ठप होती जा रही हैं और इनसे सबसे ज्यादा जो प्रभावित मजदूर हो रहा है उसको राहत देने के संदर्भ में, मदद देने के संदर्भ में कोई पहल, कोई कोशिश अभी तक शुरू नहीं हुई है। इस मौन को, इस चुप्पी को लेकर प्रमोद ऊंटवाल साहब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा, हमारी सरकार, देश और प्रदेश की सरकार, इस कोरोना की जो गंभीर बीमारी है, कोई भाजपा सरकार को के द्वारा नहीं है, ये दुनिया अपनी चपेट में ले रखा है। हमारी सरकार ने, मैं आपको बता दूं, जिस जनपद से मैं आता हूं जी, इसमें 16 एम्बुलेंस कोविड के लिए लगाई गई है। यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जनपद में प्रतिदिन दर लगभग 1900 सैंपलिंग की जा रही है। आए आप जननेता हैं, सम्माननीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कार्यक्रम में मौजूद हैं। कोरोना से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल ही नहीं है। कोरोना से निपटने की कोशिश के तहत मजदूर की जिंदगी में जो अंधेरा छा रहा है, मजदूर जो फटे हाल था, बिना कपड़ों के हुआ जा रहा है, बिना रोटी के हुआ जा रहा है, उसके लिए आपकी सरकार कोई कोशिश, कोई पहल अभी तक नहीं की है। इस दूसरी लहर के दौर में इस चुप्पी के संदर्भ में आपसे सवाल है, कुछ कहेंगे, कुछ आग्रह करेंगे अपनी सरकार से, इस दिशा में तुरंत कोई राहत की घोषणा की जाए, या ऐसे ही तमाशा देखने के लिए हम लोग मजबूर रहेंगे? ये सवाल है। प्रदेश सरकार इस कोरोना नए काल में दूसरे में मजदूर, जो श्रमिक मजदूर हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए सरकार इस कोरोना के समय पूरी तरह उनकी साथ है। जो हमारा मजदूर किसी जिले में या किसी को कोविड की जरूरत होगी या इस वैक्सीन को बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर की, हर चीज की, दवाई की, इनकी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। क्योंकि अभी प्रदेश में चुनाव चलने, आचार संहिता लागू है, इसलिए हम इसमें कुछ कहने, मगर तैयारी हमारी कोरोना से लड़ने की प्रदेश सरकार की कुल मिला के चुनाव की भेंट चढ़ गया उत्तर प्रदेश में मजदूर। पंचायत चुनाव जरूरी है कोविड के दौर में, लेकिन मजदूर को राहत देने की कोई घोषणा हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी का। मैं वापस त्रिपाठी साहब आपके पास आने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप एक गंभीर तरीके से बात रख रहे थे, संपर्क टूट गया था हमारा तकनीकी कारण से। अपनी बात को एक बार आगे बढ़ाएं और मजदूरों की जिंदगी में कोई उजाले की किरण कैसे आ सकती है, इस पर थोड़ी सी रोशनी दें। देखिए, दोनों स्थानों पर जहां से जाते हैं वहां और जहां पर वो काम लेते हैं, दोनों जगह उनका एक आधार कार्ड के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जब भी ऐसी समस्या बनती है, अगर वो हफ्ते 15 दिन की समस्या है, तो जहां वो काम करते हैं वहां पर उनके रहने, उनके खाने इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए और टेंट कॉलोनी बना दें। हम देखिए, मैंने तो कुंभ मेला इलाहाबाद में 1 करोड़ लोगों के लिए टेंट कॉलोनी बनाई थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार चाहे तो व्यवस्था नहीं हो सकती है। बहुत से मैदान खाली रहते हैं, उसमें टेंट कॉलोनी बना दें और उनके रहने की, बिजली पानी की व्यवस्था वहाँ हो सकती है। और खाने के लिए भी तो FCI के गोडाउन जो हैं इस वक्त भरे पड़े हुए हैं, गल्ला सड़ रहा है। और वो NGOs को अगर साथ लावे तो पका पकाया भी खाना दे सकते हैं। और ये व्यवस्था देखिए, अब आगे लगता है कि ये एक रेगुलर उनको तैयारी इसके लिए हमेशा करनी चाहिए। जब भी कोई इस तरह की आपदा आवे, ये तैयारी एकदम चालू रहनी चाहिए।
और अगर लंबा लॉकडाउन होता है तो उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें। फिर जो रिसीविंग स्टेट है, जहाँ के रहने वाले हैं, उनको मनरेगा है और अन्य जो कार्यक्रम है वो बढ़ा करके और उनको खाना इत्यादि देने की व्यवस्था तो करना चाहिए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट होना चाहिए। इसमें सभी प्रशासक, सभी लोकल बॉडीज को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। त्रिपाठी साहब, मैं एक बार आपके पास में मूल विषय पे आता हूँ। पिछली बार देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साहसिक फैसला लिया था कोरोना के संदर्भ में कि कोरोना का प्रसार जिस गति से बढ़ रहा था, वो तैयारियां नहीं थी, तो पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3। इस बार लॉकडाउन के शब्द से परहेज किया जा रहा है, कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आप तो बहुत तजुर्बेकार प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि शब्द कोई भी ले लो, लेकिन कुल मिलाकर हो रहा लॉकडाउन ही है? और जब लॉकडाउन सरकार के स्तर पर किया जा रहा है, आर्थिक गतिविधियां सरकार के फैसले के तहत बंद हो रही हैं, जो ठेला लगाने वाला दिन भर मजदूरी करके पेट पालता था स्वयं को और परिवार का, उसका काम सरकार के फैसले के तहत बंद हो रहा है, तो क्या सरकार को तुरंत अपनी जिम्मेदारी लेते हुए एक लोक कल्याणकारी राज्य के तहत इनके लिए पहल नहीं करनी चाहिए? ये मौन क्या खलता नहीं आपको? क्या ये मौन अखरता नहीं आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी को? और इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अखरता है और बिल्कुल खरता है, और ये तो बहुत संजीदगी की लेने की बात है। बहुत ही इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, ये उनके मैनुअल में होना चाहिए कि इस तरह की जब भी कोई आपातकालीन स्थिति बने जिसमें वो कर्फ्यू लगावे, चाहे वो काम रोकें। देखिए, जब पुलिस को लगाते हैं तो पुलिस सबसे पहले डंडा इसी वर्ग पर चलाती है, इसी की रोजी रोटी समाप्त होती है, इनको एम्प्लॉयर हटा देते हैं और कोई इनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए तो जहाँ पे काम कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा, अब तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड देख करके वो बड़े आसानी से देख सकते हैं कि आदमी काम के लिए आया है। हर एक लोकल बॉडी, नगर पालिका, वार्ड, सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसमें राज्य प्रशासन उनको मदद करे और उनके रहने के लिए टेंट कॉलोनी इत्यादि बनावे। और अगर ये लंबा चलता है, 1 महीने चलता है और अनिश्चित काल के लिए, तो फिर उनको उनके राज्य पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए और रिसीविंग स्टेट को अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत इनको रोजी रोटी और इन सबकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो सबसे जरूरी बात है। मान रहे हैं कि जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, एक जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है और उस मजदूर वर्ग को बेसहारा छोड़ा जा रहा है, जिसके संदर्भ में सरकार की पहली जिम्मेदारी है। सरकार का हिस्सा बने हुए विकास उपाध्याय जी हमारे साथ है। यूं तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के नेतृत्व की मजबूत सरकार के संसदीय सचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। विकास जी, पिछले साल जब देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया था, तो कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेताओं का कहना था ये अदूरदर्शी कदम है, बिना सोचे समझे कदम उठा दिया गया, बिना तैयारी के साथ कर दिया गया, लोगों की जिंदगी को हलाकान कर दिया गया। पर अब आप सब वही फैसले लेते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे जी 15 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 3/4 हिस्से में लॉकडाउन चल रहा है। मजदूर की जिंदगी में पहले परेशानी केंद्र के फैसले से आई थी, अब तो वो परेशानी आपके फैसलों से भी आ रही है। क्या कर रहे हैं आप? उस समय बहुत सवाल थे आपके, और अब? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था, कोरोना का पहला जब प्रकोप आया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उन मजदूरों को लेकर एक प्लानिंग के साथ काम किया। हम अपने प्रदेश के मजदूर ही नहीं, बाहर के प्रदेश के मजदूर हैं जो हमारे प्रदेश की धरती से पैदल जा रहे थे, उनको उनके घर तक भेजने का काम ये सरकार ने किया। खाना पीना, कपड़े, जूते, चप्पल के साथ हर चीज उनको मुहैया कराने का काम। और हमारे ट्रांसपोर्टिंग से उनको, किसी को आंध्रा, किसी को बंगाल, किसी को बिहार, किसी को यूपी, किसी को उड़ीसा, किसी को झारखंड, किसी को महाराष्ट्र भेजने का काम किया। और साथ ही साथ उस समय मनरेगा में कई लोगों को काम भी मिला कि वो लोग भूखे मत रहे, उनको रोजगार देने का काम भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की थी। और अभी भी आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मजदूर है, मजदूर कहीं खाली नहीं है, मजदूर के लिए पर्याप्त काम है। लेकिन लॉकडाउन की व्यवस्था क्यों की गई, लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों है, ये किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप पूरे देश में
और छत्तीसगढ़ को भी अगर आप लेंगे तो हम सरकार कोई फैसला लॉकडाउन का लेती है या इसको करने का प्रयास करती है तो उसके पीछे कोई बहुत ठोस चीज होगी, इसीलिए ये काम की शुरुआत की है। बहुत ठोस जरूरत है इसलिए शुरुआत हुई है। लेकिन मेरा सवाल तो आपकी इस ठोस शुरुआत के कारण मजदूर की जिंदगी में आई तकलीफ को लेकर है। विकास उपाध्याय जी, आप बता दें, आप तो रायपुर क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र में ही बड़ी संख्या में रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, रोज कमाना और खाना उनकी जिंदगी में इसी से काम चल रहा था। आपने तालाबंदी कर दी है, लोगों के लिए ही की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो स्वयं कह चुके हैं कि मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है, लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। तो प्रभावित तो हो रही है ना, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? आपकी सम्माननीय नेता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रही हैं, 6,000 रुपए महीना उपलब्ध कराया जाए इन लोगों को। आप 3,000 रुपए उपलब्ध करा देते, मजदूर की जिंदगी में जो आंसू निकले हुए हैं आंख से कुछ तो पहुंचे जाते। क्या उम्मीद करें आपसे, कब तक कर देंगे मजदूर की जिंदगी में पैसा पहुंचाने का काम? हिमांशु जी, पहले भी जो बाहर मजदूर थे उनको पैसा देने, उनके अकाउंट में पैसा डालने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया। और अभी भी हमारी तैयारी है, जो रोज जो सवेरे काम करते हैं, रात में तभी उनके घर में चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों की भी चिंता इस सरकार को है। इसीलिए भूपेश बघेल जी की सरकार उन लोगों का उनकी लिस्ट बनाकर हर जोन पंचायत वाइज उनको राशन देने की योजना हम लोगों ने बनाया हुआ है कि कहीं किसी को तकलीफ आने नहीं देंगे। हमारे प्रदेश में कोई भी मजदूर भूखे पेट नहीं मरेगा, ये बात निश्चित है। और हमने तो बाहर के मजदूरों को अपने प्रदेश का, अपने देश का सोच के हमने उनको भी मदद की है और अपने प्रदेश के लोगों के लिए तो अपनी प्लानिंग है। और मैं आपको इस बात को बिल्कुल निश्चित बता सकता हूँ और गारंटी के साथ इस बात को रख सकता हूँ कि हमारे प्रदेश में कोई भी मजदूर भूखा नहीं रहेगा। विकास जी, मैं फिर से आपसे सवाल को दोहराता हूं, ये कौन जना इंकार कर रहा है? कोई सरकार का नुमाइंदा जो कह रहा है कि हमने अपने यहां मजदूरों के लिए काम नहीं किया, मजदूरों के कल्याण के लिए व्यवस्था नहीं की, मजदूरों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश नहीं की। चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, सब दावा कर रहे हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, पर दृश्य पूरा देश देख रहा है कि मजदूर कितना परेशान पिछले 1-1.25 साल से है। मेरा फिर से आपसे सवाल है, सोनिया गांधी जी मांग करती है 6,000 रुपए प्रति माह खाते में डाला जाए। कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है या कांग्रेस की मदद से जिन राज्यों में सरकार है, वहां पर अगर यह सिलसिला शुरू हो जाता तो विकास उपाध्याय जी नहीं मानते हैं कि भाजपा के लिए मजबूरी हो जाती मजदूरों को यह राहत पहुंचाना? आप ये पहल करने से चूक रहे हैं और आपकी ये चूक पूरे देश के मजदूर भुगतने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हिमांशु जी, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार इसको लेकर प्लानिंग कर चुकी है। मैंने पहले भी आपको कहा, पहले भी हम जो लॉकडाउन में जो लोग बाहर फंसे थे, जो छत्तीसगढ़ के मजदूर थे, उनके अकाउंटों में पैसा डाला है, उनके अकाउंट में पैसा हम लोगों ने भेजा और उनके काम के, उनके रोजगार को लेके भी ये सरकार चिंतित है। और इसीलिए मैं फिर से सवाल कर लेता हूं, आप बार बार कह रहे हैं पैसा डाला, कितना पैसा डाले आप? थोड़ा आंकड़ा दे पाएंगे ताकि जान पाए लोग कि कितना पैसा मिला है? मजदूर के पेट में जो आग जल रही है भूख की, उसे बुझाने के लिए कितने छींटे इस देश की तमाम सरकारें डाल रही हैं, लोगों को पता तो चले। क्या वाकई आपको नहीं लगता विकास जी कि तकलीफ काफी बड़ी है और उसके मुकाबले में हमारे प्रयास काफी कम है? बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। जब इस प्रकार की स्थितियां बनेगी तो सबसे बड़ा नुकसान उन मजदूरों को होगा जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। लेकिन सरकार की अगर सोच अच्छी होगी तो उनको मदद हम कर सकते हैं। मैंने आपको कहा, मनरेगा के माध्यम से हमने उनको काम दिया है, मनरेगा के माध्यम से उनको काम लगाया था। और अगर हम उनको भरपूर चीज नहीं उनके खाने पीने की व्यवस्था तो हम करके दे रहे हैं। मैं फिर आपको रोकता हूं, बार बार मनरेगा की दलील दी जा रही है, आपके द्वारा भी दी जा रही है, सभी सरकारें देती है। मनरेगा पे भाजपा कहती है कि ये तो केंद्र की योजना है, हमने ये मदद उपलब्ध कराई। आप भी कह रहे हैं हमने उपलब्ध कराई, लेकिन मनरेगा मूलतः गांव में चलने वाली योजना है। शहर में जो तमाम मजदूर रह रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उनके लिए ऐसा कोई कार्यक्रम दे पाए आप? देखिए हिमांशु जी, उन लोगों के लिए भी सरकार अपने प्रयास कर रही है और उनको कैसे काम से भी जोड़ के रख सके और उनको उनकी दिहाड़ी
का जो पैसा उनको मिलता है, जो रोज कमाते थे, जितना पैसा उनके घर के परिवार के अगर 4 सदस्य 2 सदस्य हैं तो उनका पेट कैसे भर जाए, इस पीरियड में वो लोग भूखे मत रहे, उसकी व्यवस्था में हम लगे हैं और उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। विकास जी का ये कहना है, और विकास जी को ये कहने का अधिकार इसलिए हो जाता है कि वो प्रयास करते हुए हम देखते भी हैं, लेकिन वो प्रयास और जरूरत दोनों के बीच में जो अंतर है वो सवाल पैदा कर रहा है। विनीत पुनिया जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार विनीत पुनिया जी की बात सुनते हैं और फिर जाके अमरजीत कौर जी के पास दोबारा चलेंगे इस समस्या के समाधान की कोशिशों को लेकर बात करने। जी विनीत जी। हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली आप ये मान के चलिए कि सारा वेरविदल और सारा जो पैराफर्नेलिया है, जो व्यवस्था है, जो अधिकार हैं, सारे के सारे केंद्र सरकार के पास हैं। आप चाहे किसी भी तरह से कह लीजिए, सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार बिल्कुल विमुख है मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए भी, किसानों के लिए भी। आप देखेंगे कि कोरोना के टाइम में जब सबके डीए काट दिए गए, सबके डीए रोक दिए गए, इवन जवानों के भी रोक दिए गए, सबसे पीएम केयर्स में चंदा लिया गया, उनकी मर्जी के खिलाफ भी लिया गया, लेकिन आप 20,000 करोड़ रुपए नई संसद बनाने के लिए लगाएंगे। मतलब आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। प्रधानमंत्री जी के लिए 8600 करोड़ रुपए का एक विमान आएगा, कोई बात नहीं। आप बाकी अपने खर्चों में कोई कटौती नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप मजदूरों को कुछ नहीं देंगे, आप एमएसएमईज को कुछ नहीं देंगे, आप आम जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं देंगे, आप जो मिडिल क्लास है उसको कोई राहत नहीं देंगे। ये बड़ी एक गलत तरीका है जिस तरीके से सरकार चल रही है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, इससे बहुत जुड़ी हुई बात है, मैं फिर एक सेकंड में कहना चाहता हूं कि ये जो कोरोना की पूरी व्यवस्था है, ये कोरोना से इसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर सरकार ने कोरोना का ठीक से हैंडल किया होता तो ना तो ऐसी स्थितियां पैदा होती और ना ही हम ये चर्चा कर रहे होते। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 11 अप्रैल तक रेमडेसिविर इस देश से निर्यात होती रही। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब आपने दिसंबर में नई वैक्सीन बनाई, 15 दिन बाद उसको आपने पहली खुराक किसी को दी, आपने उसके बाद विदेशों में निर्यात तो की, लेकिन भारत के लोगों को उसको देने में आपकी कोई रुचि नहीं थी। तो ये सरकार जो है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं जिस तरह से ये काम करती है, तो इन पे भी बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए कि देखिए, और मैं आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि किसानों को राहत मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मिडिल क्लास को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन वो सारी व्यवस्था, वो सारा सिस्टम, सारा बजट भारत सरकार के पास है। केंद्र सरकार ने मैं विनीत जी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए आपसे एक सवाल करता हूं। आज के दौर में सरकारें फैसले राजनीतिक नफे नुकसान के तौर पर लेना पसंद करती हैं। क्या कांग्रेस के पास एक मौका नहीं था इस देश में नजीर पैदा करने का, नजीर साबित करने का, नजीर बनाने का कि कठिन समय में मदद कैसे दी जाती है? अगर कांग्रेस की एक सरकार भी किसी एक प्रदेश में ऐसी पहल कर देती तो केंद्र की सरकार को मजबूरी में राजनीतिक नुकसान के चलते ही सही ऐसा कदम उठाना पड़ता। कांग्रेस की कोशिश इस देश के मजदूरों की जिंदगी में कुछ राहत ला सकती थी। मौका चूक रहे हैं आप। अभी भी कोई पहल कर सकता है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आपसे? हिमांशु जी, सब प्रदेश सरकारें बहुत फाइनेंशियली क्रंच में हैं, सबको बहुत कर्जा हो रखा है। सबको इस सरकार ने क्या किया कि कोई राहत नहीं दी। इस सरकार ने कहा कि आप कर्जा और ले सकते हैं, उनकी कर्जे की लिमिट बढ़ाई, उनको कोई भी राहत नहीं दी। ये हमारी पहले दिन से आपसे एक बात सवाल करता हूं, हमारी सरकार बनवा दो, हमारा राज ला दो, इसकी बात करते हैं हम। चुनावों में इतनी बड़ी बड़ी बात कहते थे। अपने प्रदेश के कुछ मजदूरों की जिंदगी में राहत लाने के संदर्भ में इतना सोचना पड़ रहा है? वाकई जायज है? इतनी असहाय है राज्य की सरकारें कि अपने यहां के निवासियों को 2 टाइम का भोजन कठिन समय में उपलब्ध कराने में खजाना खाली होने की स्थिति बता रही है? नहीं, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं है। देखिए, जो बेसिक सहायता है वो तो सारी प्रदेश सरकारें कर रही हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, पंजाब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सब जगह सराहना हो रही है उनकी। लेकिन मैं जो आपने 6,000 रुपए महीने की बात की, 6,000 रुपए महीना सिर्फ केंद्र सरकार व्यवस्था कर सकती है, राज्य सरकारों के पास उतना बजट नहीं है।
6,000 रुपए की व्यवस्था केवल केंद्र सरकार के स्तर पर है। राज्य सरकारों का अपना वित्तीय दम ऐसा नहीं है कि कोई राहत इस किस्म की दे पाए, ये कहना है विनीत पुनिया जी का। मैं वापस अमरजीत जी आपके पास में आ रहा हूं। राज्य सरकारें हाथ खड़ा कर रही है, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है, केंद्र सरकार की मंशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बीच में आप जैसे मजदूरों के लिए काम करने वाले संगठन किस उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं? या केवल आपके हिस्से में शिकायत ही आनी है और मजदूर के हिस्से में भूख भूख और भूख, अभाव अभाव और अभाव ही आना है? हिमांशु जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि सरकारें कटघरे में हैं, ज्यादातर सरकारें कटघरे में हैं। वो लिप सर्विस कुछ कर रहे हैं और कुछ उतनी भी नहीं करना चाहते हैं, तो मजदूर तो बहुत तकलीफ में है। ये तो पहली बात मैं कहूंगी। दूसरा, त्रिपाठी जी ने बीच में अपनी बातचीत करते हुए कहा था कि जो सप्लाइंग स्टेट्स हैं, जो डिमांडिंग स्टेट्स हैं, जहां मजदूर जाता है करता है, उनके लिए कुछ किया जाए। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सरकार श्रम कानूनों का पिंडोरा बॉक्स लेके आई है, उसमें माइग्रेंट एक्ट का तो सफाया ही कर देना चाहती है। तो माइग्रेंट वर्कर की रजिस्ट्रेशन तो दूर रही, सप्लाई और डिमांड स्टेट के कॉम्बिनेशन की तो बात कहीं दूर रही, श्रम कानूनों का बहुत बड़ा जो है अंबार लाके खड़ा किया, जो ट्रेड यूनियनों के लिए और मजदूरों के लिए मुसीबत बना है। तीसरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहती हूँ कि वो कानून माइग्रेंट एक्ट कभी लागू नहीं किया गया और अब उसको भी उड़ा के फेंक दिया जाएगा। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं, वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, चिंता इन मजदूरों की नहीं हो रही है। मैं ये मानती हूं कि जिस तरीके से मनरेगा है, उसी तरीके से अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चाहिए। मनरेगा के बजट्स घटाए गए हैं, सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से डिमांड्स उठनी चाहिए, क्योंकि ये डिमांड बेस्ड एक्ट है। तो रूरल इकोनॉमी के लिए तो है, लेकिन अर्बन एरिया का जो मजदूर है वो इसलिए गांवों की तरफ भागता है क्योंकि शहरों के अंदर कोई भी गारंटी नहीं है उसकी जिंदगी को जीने के वास्ते। मेरे ये सीधे सीधे सजेशन है कि जो कैश है वो तो देना ही होगा, ये इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर हमें हाय तौबा नहीं मचानी है कि सेंटर के पास पैसा है कि नहीं स्टेट्स के पास। ये इन्वेस्टमेंट है आपके अपने मजदूरों ने के अंदर, जो मजदूर धन दौलत पैदा करता है इस देश के लिए और सेवाएं देता है, प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग देता है, सेवाएं देता है और सेल्फ एम्प्लॉयड भी साथ में रहता है, तो ये उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। हम फिर डिमांड करते हैं कि 7,500 मिनिमम पर फैमिली उनमें देना चाहिए, जहां केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है और जिसकी रोजी रोटी पूरी जा रही है, ये हमें करना चाहिए। दूसरी मेरी कंक्रीट सजेशन है कि जो राशन सिस्टम है, इसमें क्यों नहीं राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के कुछ तय कर सकती, और राज्य सरकारें क्यों नहीं प्रेशर सेंटर पे डाल सकती कि एफसीआई गोदामों को खोलो, एपीएल बीपीएल कार्ड्स का चट्टा बंद करो, हर नीडी को दो। कोई मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं ना जाएगी राशन, वो तो अपने हद तक महसूस करते हैं कि हम क्यों वो वाला सस्ता राशन लेंगे या उसको मुफ्ती में लेंगे। तो जिनकी जरूरत है वही उस मुफ्ती के राशन को लेना चाहेगा। तो यूनिवर्सल राशन देने का सिस्टम केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के करना ही चाहिए, ये इस समय की तुरंत मांग है। तीसरी बात जो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें देखना चाहिए कि पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे के ऊपर फेंक रही थी जब उनको मजदूरों को उनके गांवों में पहुंचाना था वापस, और राज्य सरकारें तो यहां तक कह रही थी कि हमारे राज्यों में मत आने दो, और जो बॉर्डर्स थे डिफरेंट स्टेट्स के उनको तो ऐसे बना दिया था जैसे इंडो पाक बॉर्डर हो। तो उस किस्म की सिचुएशंस को कैसे ये हैंडल करेंगे आप, इसके ऊपर विचार होना चाहिए कि अब मजदूर चल निकला है, उसको भरोसा नहीं है इन सरकारों पे। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मैं प्रमोद उंडवाल जी आपके पास आना चाहता हूं, और उंडवाल जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका ये दावा है, अगर हमें आपका ये दावा है कि आपने तो बड़ी के साथ पूरी को लड़ा है, शायद तो कोरोना के खिलाफ वापस आए हैं, उनके चलते संक्रमण फैला। अभी हालात फिर बन रहे हैं
कि मजदूर वापस लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर ये हालात बने तो संक्रमण के फैलाव को कैसे रोकेंगे? क्या आपको नहीं लगता है सरकार विषय की गंभीरता को नहीं समझ रही? समझ रही है। जी उटवाल ये जो साहब, मंदी थी उसको सरकार ने संज्ञान में लिया है। सरकार जी। पूरी जोर से प्रयासरत है। बाहर से जो मजदूर आएंगे उनके लिए जीवन यापन के लिए संसाधन स्तर पर सरकार द्वारा तैयारी करा ली गई है और मंत्री जी ने लेटर भी लिख दिया है, माननीय योगी जी ने सबको, जिला प्रशासन को सबको तैयारी करा ली है। जो बाहर से श्रमिक लोग आएंगे उनके जीवन यापन के लिए पूरी तैयारी करा ली गई है। उटवाल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि लोग आएंगे क्यों? क्या आप वहीं पर यह व्यवस्था देने की स्थिति में हाथ खड़े कर रहे हैं जिसके तहत लोग रोजी रोटी के लिए अपने घर बार को छोड़कर प्रदेश में गए हुए हैं? क्या आपको यह अपनी सरकार की विफलता महसूस नहीं हो रही केंद्र के स्तर पर कि आप वहां पर वैसी सुरक्षा, वैसा माहौल उन्हें नहीं दे पा रहे हैं जिसके चलते वो माने कि इस आपदा में उन्हें वहीं रहना चाहिए, वापस अपने घर अपने गांव आने की जरूरत नहीं है? देखिए, जब ये बात आपका सवाल है, ये सब लोग, जब कोरोना ऐसी बीमारी है, जब लोग अपने परिवार में आना चाहते हैं, सब लोग व्यवस्था तो सरकार कराएगी इनकी सबकी, मगर ये सब लोग जब ऐसा माहौल हो जाता है, मजदूर जो कहीं काम कर रहा है बेचारा, तो अपने परिवार में ऐसी आपदा में अपने परिवार में मिलना चाहता है, परिवार में जाना चाहता है, तो इसलिए आने का अपने परिवार में आना चाहता है ऐसी परेशानी के दौर में। त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं, इत्तेफाक रखते हैं आप उटवाल जी की दलील से, या आप महसूस करते हैं कि जिन जगहों पर वह रोजी कमाने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर गया, वहां पर जब उसे रोजी उपलब्ध नहीं होती है तो मजबूरी में वह घर वापस लौटने के और रुख करता है? अपने आप में बड़ी विफलता होगी सरकार की। और कोरोना के खिलाफ जो एक मजबूत लड़ाई लड़ने का दावा देश की जनता और सरकार का है, वो कोशिश विफल होगी अगर एक बार फिर मजदूरों का पलायन का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो जी जो सुश्री अमरजीत जी ने जो कहा उससे काफी सहमत हूँ। दो स्पेसिफिक मैं सजेशन देना चाहता हूँ उन्हीं की बात से लेकर के। एक तो जितनी ये बड़े टाउन है, ये समस्या बड़े टाउन में काम करने वाले मजदूरों की है, जो दूर से आके मजदूरी करते हैं, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, पूना हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, इस तरह के नागपुर हो, इस तरह के टाउन्स की समस्या है। उनमें ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जरूर चलानी चाहिए। और दूसरी बात कि जो ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड में देख लें कि वहाँ के नहीं रहने वाले हैं, उन्हें फ्री राशन इस दौरान इनको देना चाहिए। इन दोनों चीजों के लिए वित्तीय समस्या इतनी नहीं है। मैंने भी अखबार में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों जो एस्टिमेटेड थे उससे ज्यादा आए हैं। तो ये कहना कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, हम नहीं कर सकते हैं, ये कोई इस आपातकाल जैसी स्थिति है मजदूरों के लिए, ये नहीं बीच में आनी चाहिए। ये दो स्कीमें बिल्कुल ये बीच में नहीं आनी चाहिए, ये त्रिपाठी साहब का कहना है। मैं उटवाल साहब वापस आपके पास आता हूँ, क्योंकि जो बात अमरजीत जी ने कही थी बतौर ट्रेड यूनियन लीडर, वही बात इस देश के सम्मान्य प्रशासनिक अधिकार रहे एससी त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं। आप सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकते। मनमोहन सिंह सरकार को लेकर आपके सवाल कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उसी सरकार और उसी सोनिया गांधी की पहल से एक योजना आई थी जिसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है, जिसके संदर्भ में 2014 में यह बताया गया था ये आपकी विफलताओं के स्मारक है। आज उसी योजना की आप सराहना करते नहीं सकते कि देखिए उसके माध्यम से हमने इतने रोजगार दिए, पर वो काम तो कांग्रेस की सरकार का था ना, वो काम सोनिया और मनमोहन जी की सरकार। देखिए, हमारी सरकार ने, मैंने आपको पहले ही बताया, 150 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिए हैं और आगे भी देगी। सरकार श्रमिकों के लिए तत्पर है, कोरोना में उनके साथ है। अभी आपने एक सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में भी बाहर के प्रदेशों के लोग काम करते हैं, बिहार के लोग करते हैं, हम लोग सब लोग उनकी व्यवस्था करते हैं, पहले भी की है और अब भी करेंगे। हमारी सरकार कोरोना में पूरी तैयारी कर चुकी है, तैयार है और आदेश कर चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो हमारे मनरेगा में है, जो राशन है, जिनके पास राशन धारक है, 359 करोड़, उनको मुफ्त 3 महीने तक राशन
देने की व्यवस्था भी कर ली गई है सरकार द्वारा 9 महीने के लिए। जी जी त्रिपाठी साहब, आप क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? रोजगार गारंटी के संदर्भ में शहरी क्षेत्र के लिए योजना देने में दिक्कत क्या है सरकार को? कोई दिक्कत नहीं है और अर्बन लोकल बॉडीज को ये चलाना चाहिए। देखिए, ये प्रमुख समस्या बड़े अर्बन लोकल बॉडीज में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको दिहाड़ी पर काम पर रखा जाता है और जैसे ही आता है उनकी सबसे बड़ी समस्या है। अर्बन लोकल बॉडीज में इसे तुरंत चलाना चाहिए और इमरजेंसी बेसिस पर इसे चलाना चाहिए। और इस वक्त जैसा मैंने कहा, फूड कॉरपोरेशन के गोदाम में इतना ज्यादा गल्ला है कि रखने की जगह नहीं है। इसलिए जितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आधार कार्ड के बेसिस पर देख लिया जाए कि वो प्रवासी हैं, उनको सबको मुफ्त, कम से कम अगले 6 महीने के लिए मुफ्त गल्ला दिया जाए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं त्रिपाठी साहब। एक तो कि अनाज भरा हुआ है गोदामों में, सड़ रहा है, कम से कम उन्हें भूखे पेटों के लिए उपलब्ध कराने की पहल तो तुरंत हो। और शहरी क्षेत्रों के लिए भी योजना बनाने में बहुत दिक्कत नहीं है। विनीत पुनिया जी, एक और सवाल लेकर आपके पास आता हूं। आपका कहना था 6,000 रुपए के संदर्भ में आर्थिक सामर्थ्य नहीं है राज्य सरकारों का इस दौर में, केंद्र के स्तर पर ही संभव है। पर शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए क्या ऐसा रोल मॉडल योजना के तौर पर देने की हैसियत भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों की नहीं है, जो देश में नजीर बन पाए? एक मौका देश के संदर्भ में मिली जुली सरकार में आपको मिला तो आपने कायम किया मनरेगा के संदर्भ में। क्या उम्मीद करें किसी प्रदेश में आप शहरी क्षेत्र के संदर्भ में ऐसी कोई योजना दे पाएंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीच में बोले भी थे, लेकिन वो सिलसिला कहीं अमल में आया नहीं अभी तक। देखिए, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप कांग्रेस से उम्मीद रखते हैं और कांग्रेस से ही उम्मीद रखते हैं। ये सच भी है कि सिर्फ अब आज के दौर में उम्मीद सिर्फ कांग्रेस से ही रखी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं और उनसे अब किसी को भी कोई उम्मीद नहीं रह गई। जो आपने कहा ये बहुत अच्छा सुझाव है और इस मामले में, इस लाइन पे कांग्रेस की सरकारों ने कुछ किया है और काफी कुछ किया है, लेकिन फिर भी ये देश के स्तर पर अगर ये स्कीम को लागू करना है तो वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। लेकिन निश्चित रूप से प्रदेश सरकारें अपने अपने लेवल पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कोशिश कर रही हैं। और मैं छत्तीसगढ़ के बारे में जानता हूं कि वहां काफी इस तरह के प्रयास हुए हैं और राजस्थान के बारे में मैं जानता हूं कि वहां इस तरह के प्रयास लगातार चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम राहत दें, लेकिन आप राहत उतनी ही दे पाएंगे जितने हाथ में आपकी ताकत होगी, जितनी आप में सामर्थ्य होगा। ये सामर्थ्य इस केंद्र सरकार ने किसी के पास छोड़ा ही नहीं है। तो हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि देखिए, ये घमंड छोड़िए, अहंकार छोड़िए, मजदूरों की मदद कीजिए। आप उस स्कीम का नाम कुछ भी रख दीजिए, लेकिन 6,000 रुपए जब तक ये चल रहा है तब तक 6,000 रुपए महीना मजदूरों को मिलना चाहिए, सभी गरीबों को मिलना चाहिए, ताकि वो इस कठिन समय को ठीक से बिता सके।
तो कुल मिलाकर हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में आते हैं। मजदूरों को मदद मिलनी चाहिए, ये बात तो बाद में तय होगी। पहले सरकारों के स्तर पर यह स्वीकार किए जाने की जरूरत है कि मजदूरों को मदद की जरूरत है। जिस प्रकार से देश एक बार फिर तालेबंदी की दिशा में आगे बढ़ गया है, उसके चलते सबसे पहली मार मजदूर के हिस्से में आ रही है। उसके दर्द, उसके दुख, उसकी तकलीफ को सत्ता में बैठे हुए लोगों को महसूस करना चाहिए। ये हमारे कार्यक्रम का पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष इस संदर्भ में है कि मनरेगा के संदर्भ में जितनी भी उपलब्धि बताएं, पर इस देश में मजदूर केवल गांव में नहीं रहता है, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी मजदूर वर्ग की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, और उसके लिए कोई योजना देश के स्तर पर अभी तक नहीं है। वर्तमान दौर बाध्य कर रहा है कि देश की सरकार इस वर्ग के संदर्भ में विचार करे और कोई ऐसा ही कार्यक्रम तुरंत लागू करे ताकि उनकी जिंदगी में अमावस ही केवल हिस्से में ना रहे, कभी पूर्णिमा का चांद भी उनकी जिंदगी में देखने को मिले। तीसरी और आखिरी बात यह है, योजनाएं चाहे बाद में बने, कभी भी बने, पर तुरंत केंद्रीय स्तर पर पहल मजदूरों को राहत पहुंचाने की होनी चाहिए। जिंदगी वैसे ही कठिन दौर में है, इसको और कठिन सरकार के फैसलों के तहत नहीं बनना चाहिए। महामारी प्रकृति से आई है, पर सरकारें आपदा के तौर पर मजदूरों की जिंदगी में आए, ये स्वीकार नहीं हो सकता, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की। उम्मीद है सरकारें मजदूरों की जिंदगी में आ रही इस परेशानी को महसूस करेंगी और उनके दुख, उनके दर्द को दूर करने के संदर्भ में कोई सार्थक पहल भी करेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मजदूरों के दर्द, मजदूरों के दुख को समर्पित। ये कहता है कि 20 सड़क एक लाश पड़ी थी और ये लिखा था कि 20 सड़क एक लाश पड़ी थी और ये लिखा था, भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है। समझने की कोशिश कीजिए कि व्यक्ति को पता है कि जो रोटी मैं खा रहा हूं उसमें जहर मिला है, पर भूख से मरने के स्थान पर जहरीली रोटी खा लेना उसे ज्यादा मुफीद लगा। यह आज मजदूरों की जिंदगी का दर्द है। हम अपने घर में बैठे हुए इस दर्द के संदर्भ में विचार भी कर लें और उसके बाद में सरकार के स्तर पर तो छोड़िए, और स्वयं के स्तर पर अपने दाएं बाएं अगर कोई मजदूर परेशानी के दौर से गुजर रहा है तो उसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ पहल अवश्य कर लें। इस आह्वान के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।